आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैग का। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या है? इसका काम है भाई जो सरकारें जो खर्चा करती हैं उनको ऑडिट करना, चेक करना कि भाई जो सरकारों ने खर्चा किया है वो जो बजट पास किया गया संसद में विधानसभाओं में, क्या उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही जो है खर्चा किया उन्होंने, कोई करप्शन तो नहीं किया उसमें, क्या उसी अथॉरिटी ने खर्चा किया है जो संसद ने उसको जो है स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो बेसिक काम क्या है इसका काम यही है कि ये देखना कि सरकारों ने जो खर्चा किया है वो रूल के हिसाब से कराया कि नहीं कराया है। ऑडिट करना काम देश का सबसे बड़ा ऑडिटर है। इससे पहले लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि सार्वजनिक वित्त पर मतलब कि सरकारी जो पैसा है उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, किन तरीक़ों से रखा जाता है। एक तो संसदीय नियंत्रण हमने पहले जिक्र कर लिया है, तो उसी का ये हिस्सा है कि कैग भी जो है एक तरीके से जो है वित्त पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण ही एक तरीके से ये कि भाई आपने पैसा कहाँ खर्च किया, क्या परमिशन ली थी, क्या बजट पास हुआ था, या मतलब ये सारी की सारी बातें जो है चेक करता है। तो इसीलिए जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डरते हैं और जो खर्चा करते हैं वो बड़े मतलब देख के करते हैं कि भाई एक भी पैसा इधर से उधर ना हो जाए। तो इसका बहुत बड़ा चेक होता है इसके ऊपर, सरकारी खर्चे के ऊपर। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण तथा नियंत्रण करने हेतु लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ने शुरुआत की थी इसकी। और सन 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक पद सृजित किया, जो तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के जो है लेखे प्रमाणित करता था। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के पश्चात सन 1920 में महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में प्रयास शुरू हुए और सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में के द्वारा महालेखा परीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर पर आज भी मतलब कि वही उसका स्टेटस है, इंडिपेंडेंट है और ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो है इसमें इसके बारे में इसके संगठन और उसकी पावर्स, ड्यूटीज़ का जो इसका जिक्र किया गया है। और ये इसका जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, अगर उसको हटाना है ऐसे नहीं हटा सकते, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पास होगा, महाभियोग लेकर के आया जाएगा, पास होगा तब हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटाया जा सकता इसको। इसीलिए क्योंकि ये एक तरीके से वित्त का भी प्रहरी है, लोकतंत्र का भी प्रहरी है, ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए संविधान स्वतंत्रता के पश्चात बने संविधान में महालेखा परीक्षक का नाम जो है बदल करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख दिया। सीएजी एक पद है और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है IAAD, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। और हमारे देश के जो पहले जो कैग थे वो कैग कौन थे? श्री नरहरि राव, ठीक है। जो कैग होता है ये इस डिपार्टमेंट का IIADA का सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता है। संवैधानिक प्रावधान में मैंने बता दिया था 148 से लेकर के 151 तक के जो है प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें कि उसके अंदर कैग क्या है, क्या काम करेगा, उसका सारा उसमें डिटेल दी गई है। इसकी शपथ क्या होती है? शपथ देखें एक बार, शपथ कैसी होती है। राष्ट्रपति इसको जो है शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दे, भाई आप शपथ दिलाइए। तो इसमें क्या है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित शब्दों में, संविधान की तीसरी जो अनुसूची उसमें इसकी शपथ का जिक्र किया गया है। मैं जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुत्ता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा सम्यक सरकार से श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। अब ये देख लो भाई, ये शपथ है इसकी, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके तहत। उसके बाद इसके जो वेतन और ये जो भत्ते हैं, मैंने बताया संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो सारे इसको मिलते हैं और हटाने की प्रक्रिया भी वही होती है। संविधान का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको मिलते हैं 2.5 लाख रुपये प्लस वेतन भत्ते, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, गनमैन, रसोइये और बहुत सारे इसके जो है भत्ते, फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलती। अब इसके जो है सीएजी को
पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, कोई भी एक हो उस तक चलेगा, क्योंकि इसकी जो अवधि है 6 वर्ष तक की होती है। सीएजी को राष्ट्रपति के आदेश से उसी रीति से हटाया जा सकता है। मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो रीति है उसके हिसाब से हटाया जा सकता है। सीएजी को पद से हटाने का आधार दुराचरण व असमर्थता, मतलब काम करने लायक ही ना हो और वो उसका आचरण अच्छा ना हो, तब हटाया जाता है। पद ग्रहण करने के पश्चात सीएजी के वेतन तथा सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाई साहब, एक बार बंदा लग गया 2.5 लाख रुपये सैलरी तो 2.5 लाख देनी पड़ेगी इसको, ठीक है ना। और दूसरे भत्ते भी वो चेंज नहीं कर सकते। आगे, पद पर न रहने के पश्चात सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य पद के अधीन पात्र नहीं होंगे। सीएजी का वेतन, भत्ते, पेंशन, कार्यालय तथा व्यय, उसके कार्यालय के कार्मिकों के वेतन, भत्ते इत्यादि भारत की संचित निधि पर जो है वो भारित हैं। संचित निधि वहाँ से मिलेंगे इनके सारे पैसे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके दायित्व क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इसकी ड्यूटीज़ है भाई, राष्ट्रपति की सहमति से निर्धारित करना कि संघ तथा राज्यों में लोक लेखा रखने की विधि तथा प्रारूप क्या होगा, मतलब अकाउंट को कैसे लिखा जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, यह निर्धारित करता है राष्ट्रपति की सहमति से। संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के लेखाओं का परीक्षण तथा अंकेक्षण करना, लेखाओं का परीक्षण वो ऑडिट चेक करना, संघ तथा राज्यों की संचित निधि में आय व्यय के लेखे तैयार करना, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा के क्रम में लेन देन पर आवश्यक कार्रवाई करना। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी जो फंड होता है जो, ठीक है ना। राजकीय विभागों में व्यापार, निर्माण, लाभ तथा हानि लेखों एवं बैलेंस शीटों पर नियंत्रण। राजकीय संगठनों में भंडार तथा सामग्री के लेखे नियंत्रित करना। बहुत सारे स्टोर होते हैं सरकारों के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के। लोक निगम जो सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, एसबीआई, पीएनबी, सरकारी संपत्तियों से, सरकारी कंपनियों से संबंधित अंकेक्षण, इनका भी ऑडिट यही करता है, ठीक है। संघ तथा राज्यों की संचित निधि से वित्त पोषित संस्थाओं पर वित्तीय नियंत्रण करना, मतलब कि सरकार जो है बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको पैसे देती है, उनका भी जो है वित्तीय नियंत्रण यही करता है, एक तरीके से चेक करता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की प्रार्थना पर ऐसी संस्था का लेखा एवं ऑडिट करना जो राज्य द्वारा वित्त पोषित ना हो, ये भी हो सकता है। अगर उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है और राष्ट्रपति को लगे, राज्यपाल को लगे कि भाई संस्था की भी ऑडिट होनी चाहिए, तो करवा सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकार से ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखे तैयार करना, ठीक है। उसके बाद संगठन तथा कार्यप्रणाली, इसके संगठन क्या है देखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में। मुख्यालय के अतिरिक्त सीएजी के राज्यों में अनेक कार्यालय कार्यरत हैं। देश भर में सीएजी के 83 शाखा कार्यालय हैं, 136 क्षेत्रीय कार्यालय और 461 रेजिडेंट लेखा परीक्षक कार्यालय हैं। एक एक कार्यालय लंदन और न्यूयॉर्क में भी है, ये भी देख लेना भाई, ठीक है। वर्तमान में सीएजी के पद पर, ये तो पता नहीं अब कौन है, आईएएस होते हैं मोस्टली, तो इसमें रिटायर जो होते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सीएजी की सहायता के लिए 2 उप डिप्टी सीएजी होते हैं जिनके अधीन सहायक सीएजी, निदेशक, वो बहुत सारे स्टाफ होता है इसमें। फिर उसके बाद क्या है कि सीएजी कार्यालय मुख्य 2 भागों में, एक तो अकाउंट और एक ऑडिट। अकाउंट को मेंटेन करने का भी काम इसी यही करता है भाई, लिखने अकाउंट वाला काम, ठीक है। यह केंद्र सरकार के लिए ऑडिट तथा राज्यों के लिए लेखा में अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य करता है। अकाउंट को मेंटेन करना और ऑडिट करना, ये दोनों काम करता है। और पूरे कैग के अंदर 48,000 कर्मचारी काम करते हैं। और जो देश भर के अंदर जितने भी ये जो कैग के कार्यालय हैं उनके अंदर ये जो इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस के अधिकारी जो सिविल सर्विस के थ्रू जो आते हैं, वो जो है इसमें अधिकारी जो लगते हैं इसमें, ठीक है। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ये होती है शिमला के अंदर राष्ट्रीय ऑडिट एंड अकाउंट एकेडमी, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने जो भी ट्रेनिंग ली थी वो भी इसी के आईएएस के ही हैं। तो उसके बाद है ग्रुप सी के इलाहाबाद, मुंबई, जयपुर, जम्मू, चेन्नई, नागपुर, रांची, यहाँ इनकी जो ग्रुप सी के जो कर्मचारी उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें इसकी शक्तियाँ क्या है। इसकी शक्तियाँ हैं किसी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण करना, सुपरविज़न भी कर सकता है ये, और ऑडिट करना। ऑडिट के लिए किसी हिसाब किताब, डायरी, बही, बिल रिकॉर्ड तथा कोई भी दस्तावेज मांगना, कोई भी कागज़ मांग सकता है। लेखा रिपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करना, उससे संबंधित कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, लेखा रिपोर्ट मतलब अकाउंट बनाने के लिए भी है। अंकेक्षण की प्रकृति, मात्रा, ऑडिट की प्रकृति, मात्रा, क्षेत्र तथा स्वरूप निर्धारण करने में सीएजी वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त निकाय है। मतलब एक तरीके से ये क्वेसी लेजिस्लेटिव एजेंसी एक तरीके से ये। उसके बाद इसके कार्य,
कार्य क्या है? अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण। ऑडिट का तो पता लग ही गया, इसके साथ साथ लेखा परीक्षण का भी जो है काम करता है ये, ठीक है ना। सॉरी, मतलब कि ऑडिट और लेखा परीक्षण एक ही चीज़ है। मैंने बताया कि भाई अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। हर एक जो है स्टेट के अंदर जो है अकाउंटेंट जो जनरल उसकी जो है ऑफिस बनाया गया है, उसके तहत बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। सीएजी का सर्वप्रथम कार्य ऑडिट है, जिसके कारण प्रशासनिक तंत्र परोक्ष रूप से सदैव भयव्याप्त रहता है। अगर सरकार गलत तरीके से खर्च करेगी, सरकारी अधिकारी गलत तरीके से खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे, उनकी नौकरी भी जा सकती है, सस्पेंड भी, टर्मिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला काम तो इसका ऑडिट का ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट देना। अब अनुच्छेद 151 के तहत क्या है कि ये क्या करता है कि हर साल जो है ये जो ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट, जैसे केंद्र सरकार के जो मंत्री, डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय वगैरह हैं, उनकी ऑडिट करके ये एक रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो रिपोर्ट है वो जो है लोकसभा में रखवाता है, संसद में रखवाता है, और उस रिपोर्ट को जो है जो लोकसभा का स्पीकर है वो देता है, हैंड ओवर करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, पीएसी जिसको हम बोलते हैं, लोक लेखा समिति। फिर उसकी जो जांच जो है वो लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, राज्य सरकारों में भी राज्यपाल यही काम करता है, राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, राज्यपाल फिर विधानसभा में रखवाता है, और फिर वहाँ भी पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं, फिर उसकी तहकीकात करती है, ठीक है। आगे देखिए, लेखा समितियों से समन्वय करना। अब क्या है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो संसद में भी और जो विधानसभाओं में भी हैं, वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि कैग के अधिकारी और कैग तो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो उसको असिस्ट करते हैं टेक्निकली, ये इसका काम करता है ये कैग और उसके अधिकारी, ठीक है, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक कमेटी और होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो लोक उपक्रमों पे, जो लोक उपक्रम मतलब सरकारी जो उद्योग हैं, सरकारी उद्योग जैसे पीएनबी, एसबीआई, ओएनजीसी, सेल, भेल, ये सारी सरकारी हैं, कंपनियां हैं, इनकी ऑडिट होती है, इनकी रिपोर्ट सेपरेट होती है, अलग रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट भी इसी तरीके से जो है विधानसभाओं में और संसद में रखवाई जाती है। फिर वो जो उसकी जो अलग कमेटी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, तो वो उसकी जांच करती है, उसको भी, उसमें भी ये जो हेल्प करता है। आगे वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना, भाई इसका काम यही होता है। कैग का काम क्या होता है कि भाई ये देखना कि भाई किसी ने करप्शन तो नहीं करा, पैसे का गलत यूज़ तो नहीं करा, जो संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो पैसा, जो बजट पास किया गया है, उस बजट के हिसाब से सारी सरकारों ने खर्चा किया कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो उस घोटाले को वो उजागर करता है। बहुत सारे घोटाले जो हैं कैग ने उजागर किए, जीप घोटाला, कारगिल शहीद ताबूत घोटाला, बोफोर्स, ये बहुत सारे जो उन्होंने घोटाले भी, पीछे भी कर्नाटक के अंदर भी बहुत सारे घोटाले जो है उजागर करता है। मेन काम ये क्या है, इसको जो है पैसे की अनियमितता की जाँच करना, ठीक है। उसके बाद विविध कार्य हैं इसके, और भी बहुत सारे काम हैं इसके। सीएजी कार्यालयों की देश विदेश में स्थित शाखा इस बात का भरसक प्रयास करती है कि वित्तीय लेन देन या नियमित तथा औचित्यपूर्ण है, कानून के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है ना, सही तरीके से खर्च किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। गोवा के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों के लेखे नियंत्रित करना, ऑडिट की प्रणालियां, प्रकृति तथा क्षेत्र निर्धारित करना, किस तरीके से ऑडिट किया जाएगा ये अपने हिसाब से ही बना लेता है सारे रूल्स वगैरह। इसके लिए जो है संविधान इसको पावर्स दे रखी है। सरकारी वित्त, संपत्ति, सामान तथा वस्तुओं का दुरुपयोग रोकना, भाई दुरुपयोग तो रोकेगा। आपने ये 50,000 की चीज़ थी यार, आपने ये 5 लाख की खरीदी हुई है, तो सीधा उसमें लाल पेन से अंडर कर देगा कि भाई आपने गलत काम करा है, सारा का सारा गलत चीज़ खरीदी है। ऑडिट अनुभवों के आधार पर गबन की मुख्य विधियां सरकार के समक्ष लाता है तथा आवश्यक समाधान एवं कार्यवाही प्रस्तावित करता है, ठीक है। गबन की बहुत मतलब कि करप्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। उनके बारे में जो है सरकार को बताता है कि भाई इस तरीके से जो है करप्शन जो है वो किया जाता है, और उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है। लेखा एवं अंकेक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम या ट्रेनिंग वगैरह भी उपलब्ध करवाता है सरकारी अधिकारियों को और कैग के अधिकारियों को। कतिपय राज्य सरकारों के अधिकारियों को वेतन, पेंशन तथा जीपीएफ से संबंधित वित्तीय कार्य संपादित करता है, ये काम भी जो है कैग करता है, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र के अंकेक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। देखिए क्या होता है कि जो हर साल जो है सरकार या तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से बहुत सारा पैसा लेती है डेवलपमेंट के लिए। यहाँ हमारे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। उसकी भी ऑडिट जो है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो है इसी को हायर कर रखा है, तो वो उसकी भी जो ऑडिट जो है वो ये कैग ही करता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के ऑडिट कार्यों में भी ये सहयोग प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 279 के अंतर्गत केंद्र द्वारा आरोपित एवं एकत्रित करों का निश्चय तथा प्रमाणीकरण करने में
सहायता प्रदान करता है। लेखा एवं ऑडिट के से संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रतिवेदनों का नियमित प्रकाशन करवाता है। तो ये जो काम है ये भी यही करवाता है। तो ये मैंने कुछ फंक्शंस, उसके ऑर्गेनाइजेशन, कैग के बारे में बताया। देखिए कैग जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ठीक है ना। ये लोकतंत्र का प्रहरी है और जो सरकारी धन है उसका प्रहरी है, क्योंकि गरीब आदमी जो है छोटे छोटे पैसे, उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो पैसा इकट्ठा होके फिर कंसोलिडेटेड फंड सरकार के पास जाता है, फिर सरकार जो है पैसा डेवलपमेंट के कामों में खर्च करती है। लेकिन बहुत सारे जो मंत्री, जो अधिकारी, जो करप्ट होते हैं, वो पैसे का जो है दुरुपयोग करते हैं। तो उन अनियमितताओं की, उन करप्शन की, भ्रष्टाचार को उजागर करने की जो जिम्मेदारी है, जो वो कैग की है। थैंक यू।